नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम बात करते हैं खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषयों पर और उनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपकी समस्याओं को हम जानें और तुरंत आपको लाइव उन समस्याओं का समाधान भी मिले। जहाँ लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहाँ हम 2 विषय लेकर आते हैं हर एपिसोड में। तो आज का विषय क्या है, आइए डालते हैं उन पर नजर। आज के हमारे विषय है औषधीय पौधों की खेती और साथ ही हम बात करेंगे आम व लीची में कीट प्रबंधन पर। तो अगर आपके कोई भी सवाल है दोनों ही विषयों से जुड़े हुए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 2 टोल फ्री हमारे नंबर आप नोट कर ले, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री है, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो फिर सोचना क्या है, फोन उठाए और कोई भी जानकारी आज के विषय से जुड़ी हुई आप जानना चाहते हैं तो हमारा नंबर लगाएं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। डॉक्टर अशोक हमें बताएंगे कि कैसे हमारे किसान औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, इस क्षेत्र में किस तरह की संभावनाएं हैं और कैसे हमारे किसानों की आय में से वृद्धि भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके भी कुछ सुझाव हैं या कुछ सवाल हैं तो भी आप हमें कॉल करें और अशोक जी से बात करें। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, ये वरिष्ठ फल कीट वैज्ञानिक है गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। पूनम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम आम के पौधों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम और लीची में इस समय कीट प्रबंधन किया जाए ताकि हमारी जो अगली फसल है वो अच्छी हो, गुणवत्ता युक्त हो, हमारे किसानों को नुकसान ना हो। तो ये बहुत ही इस समय, ये जो समय बहुत महत्वपूर्ण समय भी है, क्योंकि चाहे लीची की बात करें आम की बात करें, दोनों में बौर आने का समय हो गया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तापमान चढ़ रहा है, तो अभी से ही हमारे जो किसान हैं, जो कि जिनके बाग हैं लीची के या फिर आम के, उन्हें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सही योजना बनाने की ज़रूरत है। तो आपसे हम इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आज के दोनों विषय के बारे में मैंने आपको बता दिया और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जैसा हमारा पहला आज का विषय है औषधीय पौधों की खेती, तो बिल्कुल आज के समय में हम अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए हैं और अब हम ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहते हैं जिससे स्वस्थ रहे, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि औषधीय जो फसलें हैं उनके लिए भी अब बाज़ार में एक नए तरह की संभावनाएँ पैदा हो रही हैं और इस संभावना का लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। परंपरागत खेती के साथ अब औषधीय पौधों की भी खेती कर सकते हैं और इसको व्यावसायिक रूप भी अब दिया जा रहा है। डॉक्टर अशोक क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि हम देख रहे हैं कि आज के समय में उपभोक्ता अगर किसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जागरूक पिछले 1 से 2 सालों में अगर कोई हुआ है तो वो है अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को लेकर। और ऐसे में जो हमारे देश की जो धरोहर है, जो विरासत है, जो आयुर्वेद है, जो औषधीय पौधों की हम बात कर रहे हैं, इनकी अचानक से देखिए मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये ड्राइंग रूम टॉक्स में शामिल किया जाने लगा इसे। तो ऐसे में किसानों को इससे कैसे लाभ हो सकता है? जहाँ तक मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पौधे, जड़ी बूटी एक ऐसा अध्याय है जो कि आज के समय में कोरोना कालखंड में इसको बहुत एक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की, आम जनता की ड्यू टू आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से इम्यूनिटी डाउन हो रही है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके NEH के रीजन तक अलग अलग जलवायु हैं और अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं या जो औषधीय पौधे हैं, ये एक पर्टिकुलर निच बेस्ड प्लांट है। निच का मतलब एक पर्टिकुलर एक जगह पर लगते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, उसकी वहाँ उसकी गुणवत्ता आती है। हम एक बात और किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं, ये जो पौधे हैं, इनमें केमिकल इम्पॉर्टेंट है। इनमें जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाएगा, जो आपको हेल्थ को फ़ायदा करेगा, वो और कुछ नहीं करेगा। वो करेगा इसमें जो उपस्थिति केमिकल जो कि उस प्लांट की अपने बचाव की मैकेनिज्म के तहत बनता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म वो जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, किसी लैब में से तैयार नहीं किया जाता, नहीं किया सकता है। तो इसलिए ये पेड़ पौधे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल। जहाँ तक इसका बाजार का सवाल है, इसका अपना इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है। और अब मैं आपकी और बात बताना चाहूँगा
इसका 500 करोड़ का एक्सपोर्ट का टर्नओवर है। वाह। तो मैं किसान भाइयों कहना चाहता हूँ कि जो हम खेती कर रहे हैं इसके अलावा, और दूसरी सबसे अच्छी बात है ये ऐसी जगह पे लगाए जा सकते हैं जहाँ ये और किसी फसल को नुकसान नहीं करेंगे, चाहे वो। और बल्कि मैंने तो ये भी देखा है कि इससे नुकसान क्या फ़ायदा ही होता है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो आवारा पशु होते हैं वो कई बार जो हमारी जो धान गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचाने की आशंका रहती, तो अगर आपने इस तरह की भी खेती साथ में की हुई है तो उसका भी बचाव हो जाता है। बचाव होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, इनको लगाने से उनका भी बचाव होता है। जी जी बिल्कुल। एक हमारी से जुड़ी रिपोर्ट है, आइए डालते हैं उस पर नजर, फिर आगे चर्चा को बढ़ाएंगे और कुछ आपके कॉल्स भी लेंगे। कोरोना महामारी ने औषधि पौधों की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस महामारी के कारण हम सभी अपनी सेहत पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और औषधि पौधों के महत्व को बेहतर समझने लगे हैं। ऐसे में किसानों के लिए भी औषधि पौधों की खेती आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। औषधि फसलों में अश्वगंधा, गिलोय, भृंगराज, सतावर, पुदीना, मोगरा, तुलसी, घृतकुमारी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और गुलर आदि शामिल है, जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। औषधि पौधों की खेती 2 तरीके से की जा सकती है। इसमें कुछ फसलें ऐसी होती है जिनके फूलों और फलों का इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। इसमें आंवला, नीम और चंदन महत्वपूर्ण है। ये पौधे लंबी अवधि में पेड़ की शक्ल लेते हैं और इनकी लकड़ी व पत्तियां दवा बनाने के काम आती हैं। ये लंबे समय में मुनाफा देते हैं, जबकि कम समय में मुनाफा देने वाले पौधों में इसबगोल, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी और अदरक की खेती की जा सकती है। इन सब का भी इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि औषधि पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार भी किसानों का सहयोग करती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज में औषधीय यानी हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि मेडिसिनल प्लांट्स की कैसे लगातार मांग बढ़ रही है, और आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र के अनुसार या बाजार में जो मांग है उसको देखते हुए किस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स का चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं और कैसे उसकी खेती करें। आइए जो हमारा आज का दूसरा विषय उस पर हम चर्चा करते हैं। आज हम बात करें आम और लीची में कीट प्रबंधन की, और हमारे साथ पूनम जी हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। पूनम जी, आम और लीची के बारे में जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि ये, क्योंकि देखिए अब फरवरी का महीना आ चुका है, आधा बीत चुका है और ये गर्मियों की शुरुआत की तरफ हम जा रहे हैं। शुरुआत बल्कि ये कहें कि हो ही चुकी है, तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस समय लीची और आम दोनों में ही बौर आने का समय होता है, फूल आने का समय होता है। तो किस तरीके से अभी से हमारे किसानों को इसको लेकर सचेत रहने की जरूरत है और कौन सी बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस वक्त? जी बिल्कुल, इस समय बिल्कुल सही समय है हमें स्पेशली मतलब कीटों के लिए प्रबंध नीतियां अपनाने की, क्योंकि आम और लीची दोनों ही ऐसी फसलें हैं जो साल में एक बार आती हैं और बहुत डिमांड में रहती हैं। और आम तो आपको पता ही फलों का राजा है और लीची का भी लोग उतना ही पसंद करते हैं। और अगर एक बार कीड़ों से प्रबंध नहीं हुआ, अभी से नहीं जागरूक हुए किसान, तो बड़ी समस्या होती है। आम में एक फुदका और कड़ी कीटनाशक का कीड़ा आता है जो बहुत बुरी तरह फसल को प्रभावित करता है और लीची में फलवेदक आ जाता है। तो उन सब तो हम बचते हैं कि हम हानिकारक कीटों की सावधानी ध्यान रखें, उसके लिए कीटनाशक का ध्यान रखें। लेकिन एक बात बहुत खास है कि जैसे ही फूल आना शुरू होता है, दोनों की आम और लीची जो है वो परागण क्रिया के द्वारा फूल से फल को बढ़ाती है। यानी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। अगर हानिकारक कीट भी आएंगे तो भी आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छे कीड़ों की जो लाभकारी कीड़े हैं, जैसे कि जिन्हें हम परागणकर्ता कीट कहते हैं, उनका आना भी बहुत ही जरूरी है। अक्सर क्या होता है, हर इलाके में जब बौर आने वाली होती है, किसान या हमारे जितने भी बागवान के मालिक हैं वो स्प्रे उठा लेते हैं और छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। फूलों की होती है और आपको पता है आम और लीची दोनों के फूल बहुत हल्के होते हैं। अगर उसमें बारिश हो जाए तो अक्सर कहते हैं कि लोग ये तो बहुत खराब हो गया इस सीजन के लिए, सारे फूल झड़ गए। तो अगर हम स्प्रे करेंगे, कोई भी छिड़काव करेंगे तो फूल तो बिल्कुल। और पूनम जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि पॉलिनेशन का ये समय होता है और परागण बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस वक्त।
और कई बार हम ये भी देखते हैं कि किसान इस तरह की शिकायतें भी करते हैं, ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि भाई बौर तो बहुत अच्छी लगी थी लेकिन आगे फल ही नहीं हुए, पता नहीं क्या हो गया। तो हो सकती वजह यही यही है इसकी हाँ, हो सकता है यही एक वजह हो जो शायद वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इन तमाम आशंकाओं को दूर करेंगे और थोड़ा और विस्तार से इस पर बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। आम हो या लीची, दोनों ही फलों में कई तरह के कीटों के लगने की आशंका रहती है, जिसका असर फल उत्पादन पर भी पड़ता है। लेकिन बागों की सही समय पर सही तरीके से देखरेख करके आप आम और लीची को कीटों से काफी हद तक बचा सकते हैं। पहले बात करते हैं आम की। आम में मधुआ या फुदका कीट लगने की आशंका रहती है। ये आम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। ये कीट पेड़ के मुलायम प्ररोहों, पत्तियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। प्रकोप ज्यादा होने पर फूल सड़कर गिर जाते हैं। ये कीट फरवरी में ठंड कम होने पर सक्रिय हो जाता है। ये कीट झुंड में रहते हैं। फुदका से बचाव के लिए पुराने और घने पेड़ों की शाखाओं को काटकर अलग कर दे। नए पेड़ों का रोपण उचित दूरी पर करें। बाग की देखरेख करते रहे और जैसे ही कीट दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। वहीं अगर लीची की बात करें तो लीची में पत्ती काटने वाली सुंडी लगती है। ये बड़े आकार के चांदी के रंग जैसी चमकदार होती है, जो 2 से 3 महीने पुरानी पत्तियों के बाहरी किनारे को काट काट कर खाती है, जिससे पत्तियां दोनों किनारे से कटी फटी दिखती है। छोटे पौधों के लिए ये कीट काफी नुकसानदायक होते हैं। इससे बचाव के लिए नए बागों में खेतों की जुताई अच्छी तरह से करें। इससे नवजात और वयस्क नष्ट हो जाएंगे। छोटे पौधों या टहनियों को हिलाने से ये कीट नीचे गिर जाते हैं, फिर गिरे कीट को इकट्ठा कर नष्ट कर दे। नीम आधारित रसायनों या नीम बीज अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीची मकड़ी भी लीची को नुकसान पहुंचा सकती है। लीची मकड़ी काफी छोटी होती है। इसके नवजात और वयस्क दोनों लीची में कोमल पत्तियों की निचली सतह, टहनी और पुष्प वृंत से चिपककर लगातार रस चूसते रहते हैं। लीची मकड़ी से प्रभावित टहनियों में पुष्पन और फलन नहीं या कम होता है। इससे बचाव के लिए प्रभावित टहनियों को कुछ स्वस्थ हिस्से के साथ काटकर अलग कर दे। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी आपने लीची के बारे में रिपोर्ट देखी और देखिए आज हम दोनों ही विषय पर बात कर रहे हैं। तो एक फलों का राजा है और एक फलों की रानी है। लीची को फलों की रानी कहा जाता है और आम के बारे में तो कुछ भी कहे कम ही है। और आम के बारे में बात होते ही मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान जो है बहुत सावधान रहे ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए हम बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही हम तक। हेलो हेलो नमस्कार सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी बताइए, सवाल बताएं। मैं औषधि पौधों की खेती के बारे में जानना चाहता हूँ। किसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम औषधीय पौधों की, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं और कहाँ से हैं राकेश जी आप? मैम इसको मैं किस प्रकार से शुरुआत कर सकता हूँ, किस प्रकार से? आप औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, क्या आप कोई खास जानकारी जानना चाहते हैं आप राकेश जी? कहाँ करना है? राकेश जी शुरुआत में किस प्रकार कर सकते हैं? अच्छा, शुरुआत किस तरीके से की जाए? हेलो हाँ जी अच्छा ठीक है, राकेश जी हैं, ये सीतापुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि अगर ये औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तो किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए और इनके क्षेत्र के हिसाब से अगर आप कुछ बताना चाहें। सीतापुर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आता है। यहाँ किसी भी औषधि प्लांट की औषधि पौधे की खेती आराम से हो सकती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि वहाँ के लिए एक अच्छा प्लांट है कालमेघ, एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा। इसका पंचांग प्रयोग में लाया जाता है। पंचांग मतलब इसका पूरा एरियल पार्ट, इसमें तना भी है, पत्ती भी हैं, इवन फूल भी है। तो ये जो इस तरीके का प्लांट है और इस प्लांट की खास बात, इस पौधे की खास बात है ये यकृत की बीमारी को सही करता है और ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। तो इस प्लांट और इसको
आपके जानकारी के लिए आपको लोकल इसको हरा चिरायता करके बोलते हैं, क्योंकि ये आपके जिगर को रक्षा करता है और डिफरेंट दवाइयों में पड़ता है। तो इसको और आप इसको छाया में इसकी खेती आप जुलाई में लगा सकते हैं और 2 महीने बाद जब ये फ्लावरिंग पे आने को तो इसको पूरा काट लेते हैं और छाया में सुखा के इसको आप बाज़ार में बेच सकते हैं। आप इसको किसी इंडस्ट्री से टाई अप करके उनको दे सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप पहले छोटे स्तर पे शुरू करें, उसके बाद आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करके काफ़ी बड़े स्तर पे जा सकते हो। और जहाँ तक इसके प्लांटिंग में आपको बीज कहाँ से मिलेगा, तो आपको ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल प्लांट लखनऊ और एक ICR का इंस्टीट्यूट है आनंद में, वहाँ से इसका बीज मिल जाएगा, जिससे आप खेती शुरू कर सकते हैं। जी, राहुल है एक दर्शक जिन्होंने बालाघाट मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी राहुल जी, बताइए क्या सवाल है। राहुल जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैम जी बताएं, सवाल बताइए अपना। मैम, मैंगो में लगने वाली जो फ्रूट फ्लाई है और जो मिलीबग लगती है मैम, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यही थोड़ा जानना था मैम। ठीक है पूनम जी, हाँ और कुछ? मिलीबग में हम बुप्रोफेनिन यूज भी करते हैं, पर वो मिलीबग मैम कंट्रोल होती नहीं है, तो थोड़ा जानकारी चाहिए। जी पूनम जी, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो फ्रूट फ्लाई के लिए ना, आप कहाँ से बोल रहे हैं राहुल जी? ये बालाघाट मध्य प्रदेश से है पूनम जी। बालाघाट मैम, बालाघाट। अभी तो बौर आने शुरू हो गई होगी, और जो आपको कड़ी की जो मिलीबग की बात की है, वो मिलीबग आपको चढ़ता हुआ शायद पुष्पकलिकाओं के ऊपर दिखाई दे रहा हो, छोटा छोटा। जी राहुल जी, हाँ जी राहुल जी सुन पा रहे हैं आप पूनम जी को? सीधे आप बात कर सकते हैं पूनम जी से, हमारे साथ हैं लाइन पर। हाँ मैम, हाँ मैम। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी आपके यहाँ पर मिलीबग दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सबसे पहले काम ये करना है, पेड़ की उम्र कितनी है बता पाएंगे? मैम, ये मैं पिछले सीजन का बोल रहा था, उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, उसमें मिलीबग बहुत दिक्कत करती है। अभी तो दिक्कत सी नहीं आ रही है, पर पिछले सीजन मैंने एक्सपीरियंस किया था मैंगो पे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अब क्या क्या करना है, क्योंकि मिलीबग के लिए हम दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट 4 नाइट यानी प्रथम पखवाड़े में बताते हैं उसका कंट्रोल, लेकिन अभी आप हॉपर के लिए कंट्रोल करेंगे तो मिलीबग भी अपने आप हो जाएगा। तो आपको करना ये है कि पैनिकल आना शुरू हो गया होगा। पैनिकल अगर 4 से 5 सेंटीमीटर का हो जाए, यानी पुष्प कलिकाएं 5 सेंटीमीटर की अगर हो जाती हैं, तो आपको एक छिड़काव करना है थायोमिथॉक्साम। दवा का नाम लिख लीजिए, थायोमिथॉक्साम। ये एक तारा के नाम से भी बाजार में मिल जाता है, और इसकी जो दर है वो बहुत कम है, 3 ग्राम 10 लीटर पानी में। तो ये छिड़काव आपको पुष्प कलिका यानी पैनिकल जो है वो जैसे ही 4 सेंटीमीटर का होता है उस समय कर देना है। तो आम के 2 कीड़े हैं, मैंगो हॉपर और मिलीबग, दोनों को ये कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद में फ्लावरिंग आ जाएगी, तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है, आप पॉलिनेटर्स को आने देंगे ताकि वो अपना फूड प्लेट को अच्छे से काम कर सके। उसके बाद आपको करना है कि जब मटर के दाने के बराबर आम का फल लग जाएगा, क्लोप्रिड का करना है। ध्यान रखिएगा, पहला पैनिकल इनिशिएशन में बताया मैंने, दूसरा पी स्टेज यानी मटर के दाने पे, तो इमिडा क्लोप्रिड का छिड़काव करेंगे। उसकी दर भी बहुत कम है, 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में। और तीसरा छिड़काव, अगर आपको लग रहा है कि कड़ी कीट यानी मिलीबग और हॉपर दोनों दिख रहे हैं, तो नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट आप 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं जी। तो ये था आपका मिलीबग का और हॉपर का। आपने फ्रूट फ्लाई के लिए भी पूछा था, आपको अप्रैल के महीने में एक ट्रैप लगाना होगा, फ्रूट फ्लाई का ट्रैप। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। एक आप बॉटल ले लीजिएगा, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल, जी, और एक रसायन मिलता है मार्केट में, किसी भी रसायन विक्रेता की दुकान पर अगर जाएंगे तो मिथाइल यूजिनोल नाम का एक रसायन ले लीजिएगा, और उस रसायन को लेकर साथ में थोड़ा अल्कोहल भी चाहिए होगा, इथाइल अल्कोहल। तो एक प्लास्टिक की जो बिस्लरी की बोतल होती है उसको आपको लेना है, उसके बीचों बीच में एक कट लगाना है, और लकड़ी का एक गुटका लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई लिख लीजिए 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर मोटाई उसकी होनी चाहिए। कोई भी ऐसी लकड़ी जो कारपेंटर के यहाँ से आपको मिल जाएगी, वुडन ब्लॉक इसे हम कहते हैं। अब इसको लेकर आपको करना क्या है कि इस गुटके को आपको रात भर के लिए भिगोना है। आपको अल्कोहल जो मैंने बताया, मिथाइल यूजिनाइल, और एक कोई भी कीटनाशी ले सकते हैं, क्लोरपाइरिफॉस भी ले सकते हैं।
और इसका अनुपात आप लिख लीजिए 6 अनुपात में अल्कोहल, 4 अनुपात में मिथाइल यूजिनॉल और 1 अनुपात में कोई भी कीटनाशी। 24 घंटे के लिए इस घोल में आपको लकड़ी का गुटका भिगो देना है और इसको बॉटल के अंदर लगा दीजिए और उसे पेड़ पे लटका दीजिए। 20 ट्रैप आप बना के 1 हेक्टेयर में लटका दीजिए और ये 1 महीने तक काम करेंगे। तो जो फल मक्खी है वो इसकी तरफ आकर्षित होगी और आपके जो फलों में अंडे नहीं देगी। और ये बहुत ही सस्ता है, 5 रुपए इसकी एक लागत आती है। तो ये काम आप करके फल मक्खी से आप आराम से बच सकते हैं और फलों में नुकसान नहीं होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने पूनम जी, और पूरी तरीके से समझाया भी कि कैसे खुद ही ये इस तरह का ट्रैप तैयार कर सकते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने हमें मऊ से कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। और हमारे साथ अब्दुल सलाम खान साहब है फोन लाइन पर। हेलो जी जी अंजू जी, आदाबर है। जी जी आदाबर से बताइए क्या सवाल है। हमारा सवाल डॉक्टर साहब से है कि वैसे तो आम की वैरायटी लगभग 600 कुछ पाई जाती है, लेकिन हमारे पास 2-3 वैरायटी है। क्या ये यूएसए वैरायटी है? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि आम की एक वैरायटी है, उसका नाम है अंबिका, एक है अमरूल का, एक है सेशन, एक है टोनी एक्टन। तो इसमें क्या ये सब अमेरिकन वैरायटी है? दो चीज जो नाम दिया हूँ मैं। आप क्या जानना चाह रहे हैं इसके बारे में? आप मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये अमेरिकन वैरायटी है, 2-3 जो नाम दिया मैं, अंबिका, अरुणिका, सेशन। और इसके बाद सवाल ये भी मेरा था कि क्या फूल निकलने के बाद हम कौन सा स्प्रे करेंगे? जी अभी तो फूल निकल नहीं रहा है। जी जी पूनम जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे क्योंकि वो आम पर बात कर रही हैं। पूनम जी क्या बताना चाहेंगे आप, और कुछ आप इनसे पूछना भी चाहती हैं? खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। मैं खान साहब से पूछना चाहती हूँ, आपने बताया कि ये वैरायटी अंबिका वैरायटी आपने लगा रखी है ना? और वैरायटी के बारे में अगर मालूम हो पूनम जी को बता दे बहुत अच्छा है कि 600 वैरायटी कुछ लगभग पाई जाती है। तो ये 2-3 अमेरिकन उत्तर प्रदेश मऊ से है, मैं आपको कहूँगी कि आप लखनऊ में रहमान खेड़ा आम का एक विशेष संस्थान है हमारा CISH। खान साहब आप सुन लीजिए पूनम जी बता रही हैं। वैरायटी के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वहाँ संस्थान में आप कांटेक्ट करिए, वो आपको जो आपके इलाके में हो सकती है वो बता देंगे, तो आप लगा सकते हैं। वैसे इस समय अगर हम बात करें तो मल्लिका बहुत अच्छी चल रही है, मल्लिका को एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो आप मल्लिका जल्दी आ जाती है, मल्लिका लगा सकते हैं, आम्रपाली भी लगा सकते हैं, और ये दोनों ही हाई डेंसिटी में लग सकती है। तो अगर आपके यहाँ बाग है और वहाँ पे दीमक की समस्या नहीं है तो आप उस संस्थान में जाइए, रहमान खेड़ा में है लखनऊ में, तो वहां से आपको जो भी वैरायटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी और फिर लगा लीजिए। अगर उसमें कोई कीड़ों से संबंधित कोई समस्या आती है तो फिर आप मुझसे संपर्क करिएगा। जी जी बिल्कुल। तो खान साहब जैसा कि आप बता रहे थे जिन वैरायटीज़ के बारे में, तो एक बार संपर्क करके देखिए लखनऊ में भी, वहाँ पर आप खुद बताए थे कि 600 ऐसी वैरायटीज़ हैं, तो ज़रूर आप जिस वैरायटी का इस्तेमाल करना चाहते हो, देखिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपके क्षेत्र में वो कामयाब है कि नहीं, क्योंकि फल देखिए एक सिर्फ कुछ महीनों का तो होता नहीं, आप फल लगाते हैं, बाग लगाते हैं और फिर कुछ वर्ष आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये जो फैसला है बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। जी, तो अब बात कर लेते हैं औषधीय पौधों पर। अशोक जी, जैसे कि आपने बताया कि आज के समय में औषधीय पौधों की बहुत मांग बढ़ गई है और कई तरह की दवाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमारे किसान, एक दर्शक भी थे, जानना चाहते कि कहाँ से शुरुआत करें, क्षेत्र के अनुसार या बाजार के अनुसार किस तरीके से इसका चुनाव करें, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ देखिए पूरी तरीके से वो उस आत्मविश्वास के साथ किसान औषधीय पौधों की खेती में नहीं लग पा रहा है कि उसे एक मुख्य फसल के तौर पर ले। परंपरागत जो फसलें वो तो लेनी ही है उसे, वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह ज़रूर करना चाहता है। औषधीय पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने कहा कि ये एक क्षेत्र विशेष के हिसाब से लगाई जाती है। सब तो किसी औषधीय पौधे का चयन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसी के हिसाब से हम उस पौधे को सिलेक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा बरसात वाला है तो दूसरी तरीके का होगा, अगर रेगिस्तानी ड्रॉट कंडीशन में अलग तरीके का होगा। दूसरा, मेडिसिनल प्लांट की खेती में सबसे बड़ा आज की डेट में फ़ायदा ये है कि जैसा कि अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम नेचुरल परंपरागत खेती पे जाना चाहते हैं, तो हम जब अपने जो नेटिव प्लांट्स हैं, जो कि अपने देसी प्लांट पौधे हैं, इनको हम प्रमोट करेंगे तो न कि आपकी पैदावार बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, साथ ही साथ आप इसमें देश का बहुत बड़ा फ़ायदा करेंगे, क्योंकि
इन पौधों को लगाने के लिए कम लागत की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, परंपरागत तरीके से लगाए जा सकते हैं। तीसरा, सबसे अच्छी बात है कि ये आने वाले समय में नेचुरल फार्मिंग के लिए अपने ये प्राकृतिक खेती के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये कम लागत में लगाए जा सकते हैं, इससे अच्छी इनकम ली जा सकती है। दूसरा, जलवायु विशेष में पैदा होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी पौधा, मेडिसिनल प्लांट, किसी पर्टिकुलर एरिया में उसका अच्छा कंटेंट आता है, तो इसलिए उसी एरिया में उस प्लांट को लगाना चाहिए जहाँ के लिए वो बनाया गया या बना हुआ है। हम एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसे केसर आप कश्मीर के बड़े ठंडे इलाके में लगा सकते हैं, क्योंकि केसर और कहीं आप लगाओगे तो वो क्वालिटी नहीं आएगी जो कि बाजार में चाहिए, जो कि इसे पोटेंसी कहते हैं। मेडिसिन प्लांट में प्लांट की पोटेंसी होती है, जो केमिकल उससे पोटेंसी होती है। ऐसे जब गुजरात में आते हैं तो गुजरात का ईसबगोल, अश्वगंधा, दो ऐसे फसल, ऐसे पौधे हैं जो कि गुजरात, राजस्थान, जो कि अपने शुष्क एरिया हैं, वहाँ लगाए जाते हैं। सिंचाई की जरूरत, बहुत देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इनमें ज़्यादा कीट पतंगों का नुकसान नहीं आता है। दूसरा, ये नेचुरल है, क्योंकि ये ज़्यादातर पौधे मेडिसिनल प्लांट हैं, ये वाइल्ड फॉर्म में थे, उनको धीरे धीरे कल्टीवेशन में लाया जा रहा है। तो इनकी उपयोगिता के कारण इनकी आज की डेट में इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ी हुई है। जी अशोक जी, कॉलर है, मैं आपसे आगे और बात करूंगी, लेकिन काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ। फोन लाइन पर है नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं। जी मिश्रा जी, बताइए क्या सवाल है? बाराबंकी से आप कॉल कर रहे हैं। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आम के बागों में जो है ये जो सफेद गुजिया होती है, जिसका शरीर एकदम चूने के तरह होता है, इसका प्रकोप होता है। दूसरी जो भुनका होता है, ये जब बौर निकल आता है उसमें आक्रमण करता है। एक लाल चीटा होता है जिसे बिमता कहते हैं, ये 12 मास रहता है बागों में। तो इससे किस प्रकार से निजात पाए, जिससे हमारी फल फूल में कोई दिक्कत न आने पर पैदावार ले सकें? जी जी बिल्कुल। पूनम जी, क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, जो पहला सवाल उन्होंने बताया है कि गुच्छा बन जाता है ना। जी जी जी, हाँ, गुच्छा बता रहे हैं, फॉर्मेशन कहते हैं। तो जब आप बौर आ रही होगी और वो गुच्छा बन जाता है, तो मेरा आपको ये कहना है कि जैसे ही आपको पेड़ों में दिखाई दे, उस गुच्छे को काट दीजिए और काट के जला दीजिए। तो पहला तो ये है, क्योंकि एक बार अगर ये गुच्छा बन गया तो इसका उपाय नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले प्रिवेंटिव उपाय करने होंगे, यानी पहले से तैयारी करनी होगी। दूसरा, इसमें कहा जाता है कि थ्रिप्स और हॉपर, यानी फुदका और एक बीमारी, उसका सहयोग है। तो अगर आप शुरुआत से प्रबंध नीति अपनाएंगे तो ये गुच्छा रोग नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पैनिकल जैसे यानी पुष्प कलिकाएं बौर आने से पहले निकलना शुरू हुई है, तो आप हॉपर के लिए छिड़काव कर दें। उसके बाद में काफी हद तक आपको ये गुच्छे वाली समस्या नहीं मिलेगी। जी जी। पहला सवाल तो इनका ये था। दूसरा सवाल क्या था, मैं समझ नहीं पाई। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल लाल चीटा बता रहे थे। लाल चीटे की समस्या आ जाती है। लाल चीटा आता है बागों में। हाँ, लाल चीटा जो है वैसे तो हम नहीं मानते हैं कि वो पेस्ट है, क्योंकि लाल चीटा जो है अक्सर जो है कीड़ों को खाता है। मटा तो मारने के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उसको छेड़िए मत। बस मैं यही कहूंगी कि उसको परेशान मत होइए। नहीं तो ये जो लाल चीटा, जो पूनम जी, लाल चीटा क्या किसी तरह से नुकसान भी पहुंचाता है? देखिए, क्योंकि हम बहुत आम देखते हैं, मतलब आम का पेड़ है तो वो लाल मटा जिसे भी कहा जाता है, वो मतलब रहता ही है। तो इससे क्या किसी तरह का नुकसान भी रहता है क्या? फलों को वो कोई फलों को नहीं खाता है। अब जैसे चींटियां होती है, चींटे और चींटियां, ये तो दोनों कार्निवोरस होते हैं, मतलब कीड़ों को खाते हैं। हाँ, ये पत्तियों को गुच्छा बना के अपना घर बनाते हैं। और अक्सर क्या होता है, जब बाग में अक्सर जब लोग काम करते हैं और उन पत्तों को तोड़ देते हैं, यानी उनका जब घर तोड़ देते हैं तो वो अटैक कर देते हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा सा आप ये क्या ध्यान रखिएगा कि घने अगर बाग हो रहे हैं ना, तो उनकी कटाई छटाई करते रहे। अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये लगा नहीं पाएगा। वैसे अगर ये रहता है तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कीड़ों को खाता है। जी बिल्कुल। और जैसे कि पूनम जी, आप कार्यक्रम से पहले भी बता रही थी कि ये भी समझना बहुत ज़रूरी रहता है दोनों ही बागों में, चाहे आम की बात करें, लीची की, कि कौन से हमारे मित्र कीट हैं और कौन से शत्रु कीट हैं, और इनका तालमेल बना रहना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि हम अनजाने में ऐसा ना हो कि हम अपना ही नुकसान कर बैठे। बहरहाल यहाँ वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहें हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आइए बात करते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं, बीकानेर से हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो सुभाष जी, मुझे पहले टेलीविजन की आवाज़ आप बंद कर दीजिए सुभाष जी, ताकि हम आपके सवाल को स्पष्ट सुन सकें। हाँ जी मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार मैडम, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में कौन सी औषधि का प्लांट सक्सेस हो सकता है। बीकानेर से आप, ठीक है, बीकानेर राजस्थान से हैं। अशोक जी जानना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र के अनुसार कौन से मेडिसिनल प्लांट्स का चुनाव बेहतर रहेगा। बीकानेर के लिए 2 प्लांट बहुत अच्छे हैं। एक तो अश्वगंधा, दूसरा एलोवेरा, घीक्वार, घृत कुमारी। ये 2 प्लांट ऐसे हैं जो कि बीकानेर के लिए बहुत अच्छे हैं और इसको आप शुरू में कम एरिया में लगा के अपने पहले देख के टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा एक और है कि एक ईसबगोल की थोड़ा ड्राई चाहिए, इसको भी आप अपने एरिया में लगा के टेस्ट कर सकते हैं। तो 3 प्लांट हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इनका ईसबगोल का तो आपको पता है, इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छा है। और अश्वगंधा, क्योंकि बीकानेर में जैसी जिस तरीके से वहाँ की क्लाइमेट है, वहाँ की सॉइल है, उसके लिए अश्वगंधा में आपको पता है उसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ जड़ बहुत अच्छी आती है, एक बड़ा सुडौल अच्छी जड़ आती है। वो अच्छी क्वालिटी की जड़ बीकानेर में या राजस्थान में पर्टिकुलरली जो ड्राई और सैंडी सॉइल है, वो जहाँ बलुई ज़मीन है, उसमें अश्वगंधा की जड़ बहुत अच्छी होती है, जो कि इसको आप इसको ले सकते हैं। जी जी, तो जैसे कि आपने बताया ईसबगोल, अश्वगंधा
और एलोवेरा, इसके बारे में आप बता रहे हैं, वहाँ के क्षेत्र के अनुसार इसकी खेती बेहतर रहेगी इनके लिए। जी पूनम जी, आइए बात कर लेते हैं आम और लीची पर। तो ये बताएं कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कई बार हम जो हमारे मित्र कीट हैं जिनसे परागण होता है, इससे भी उन्हें भी हम नुकसान बैठा देते हैं, कर बैठते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से हमारे किसान, हमारे जो बागवानी से जुड़े हुए हमारे किसान हैं, वो सावधानी बरते और नुकसान ना हो उनकी फसल को भी, और एक जो हमारे जो कहते भी है ना कि भाई हर किसी को जीने का अधिकार है, लेकिन वो बैलेंस बनाकर कैसे चलें आगे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो हमें लाभकारी कीटों का भी ध्यान रखना चाहिए। जी। हमेशा ध्यान रखें, लीची में कोई भी कीट जो है फल अवस्था तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। हालांकि लीची में अगर हम बिहार की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें और पश्चिमी बंगाल जहाँ लीची ज्यादा होती है, वहाँ 3 कीड़े प्रमुख है और एक माइट जिसको अश्वदी के नाम से कहते हैं, लेकिन वो सभी फूल आने के बाद आते हैं। तो आपको पहला तो एक ध्यान रखना है कि फूलों वाली अवस्था में कोई भी छिड़काव नहीं करना है, ना तो आम में करना है और ना ही लीची में करना है। अपने यहाँ फूल आने से पहले कर सकते हैं, आप कर लीजिए पुष्पकलिकाओं के आने के बाद। लीची में जब हम बात करते हैं तो परागणकर्ता कीटों को आने दीजिए, और उसके साथ में हम उपाय ये कर सकते हैं कि कुछ घास, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिसिनल प्लांट, औषधि प्लांट है, अगर आप अपने बगीचे की जो पंक्तियां हैं किनारे की रोज जो होती है, मतलब बाउंड्री जिसे कहते हैं, पगडंडी पर कुछ औषधि पौधे लगाएं तो वो बहुत अच्छे से जितने भी हमारे लाभकारी कीट हैं, यानी प्रेडेटर जो परभक्षी कीट है, उनको भी आकर्षित करते हैं। और जितनी भी हमारी स्टिरफुल फ्लाई, एक उड़ने वाली फ्लाई कहते हैं हम उसे, हॉवर फ्लाई, हेलीकॉप्टर की तरह उड़ती है, वो मक्खियां आती है और परागण क्रिया में बहुत मददगार होती हैं। और लीची वालों को तो मैं कहना चाहूंगी कि आप जो है मधुमक्खी के बक्से अपने बागों में रखाएं फूलों वाली अवस्था में, तो आपको जो लीची के जो मधुमक्खी पालक है उन्हें लीची का शहद भी मिल जाएगा, और साथ ही लीची में आपकी जो पैदावार है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो उस अवस्था में कोई कीटनाशी नहीं प्रयोग करें, बल्कि कहिए कि बक्से रख दें तो मधुमक्खियां रहेंगी। तो मधुमक्खी बहुत जरूरी है लीची के फूलों के ऊपर आने के लिए। हाँ, जब फल बैठ जाता है तो फल वेदक की समस्या आती है, तो हमें उस समय छिड़काव करना है। 2 केमिकल हैं और बहुत ही अच्छे केमिकल है, और उसमें ध्यान रखना है ये कि जब फल का रंग हरे से गुलाबी लाल की तरफ जाता है तो पहला छिड़काव करना है, उससे पहले कोई छिड़काव नहीं करना है। तो इस बात का ख्याल रखना है जी। और हमारे साथ एक और कॉलर है, जोगेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड से कॉल किया। जोगेंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम जी नमस्कार। मैं जैसे अभी ये आम के पेड़ों पे जो ये मोल आ रहा है, मतलब इसकी हम क्या, मतलब आगे जो है मतलब कोई बीमारी ना लगे और ये सुरक्षित रहे, तो प्लीज ऐसा जो है बता दीजिए। क्योंकि आम में क्या है, अक्सर हर साल कभी चेपा लग जाता है, कभी फूल झड़ जाता है, आता बहुत है फूल लेकिन वो झड़ जाता है। जी पूनम जी, देखिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे कई बार हमारे दर्शकों की, किसानों की ये समस्या रहती है कि कहते हैं बौर तो बहुत आता है लेकिन बाद में झड़ जाता है, या फिर उस अनुपात में फल नहीं लगते। और ऐसे ही कुछ ये हमारे जोगेंद्र जी हैं जिन्होंने काशीपुर उत्तराखंड से कॉल किया है, इनकी भी यही समस्या है। जोगेंद्र जी काशीपुर से हैं, हो सकता है हमारी मुलाकात हो चुकी हो, काशीपुर हम लोग आए हैं आपके बागों में, तो शायद आपसे मुलाकात मेरी हो चुकी होगी। पिछले साल चेपा की बहुत समस्या है कि फल नहीं मिला था, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, हमारे इलाके में फल नहीं लगा था क्योंकि चेपा। तो इस बार ख्याल रखना है इस बार कि इस महीने में अभी आपको, क्योंकि पेनिकल आ गया है, तो अब छिड़काव की शुरुआत कर दीजिए। और अगर जरूरत हो तो पाउडरी मिली, यानी जो सफेद फफूंदी लगती है उसके लिए, क्योंकि तापमान अभी इतना नहीं है, तो सल्फर मिला लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर। तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि थायमेथॉक्सम एक तारकी नाम की दवा है, उसके साथ में और सल्फेक्स भी मिला सकते हैं, और उसका दर बताया था थायमेथॉक्सम का 3 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में। तो पहला छिड़काव अभी कर दीजिए, इससे आपको मिलीबग और जो चेपा की बात करी उससे आपको बौर सही सलामत रहेगी, बौर नहीं झड़ेगा। एक तो ध्यान रखिएगा। दूसरा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं बगीचा ना अपना। मैंने जितने भी काशीपुर की बागाओं में विजिट किया है। जोगेंद्र जी आप हैं, हमारे साथ हैं आप क्या? जोगेंद्र जी अभी हैं फोन लाइन पर आप? चलिए शायद हमारा फोन कट गया, लेकिन कोई बात नहीं, सुन रहे हैं वो जरूर आपको अभी। तो आप क्या कह रही थी आप पूनम जी? कुछ कह रही थी? कह रही थी कि कॉन्ट्रैक्टर को जब दे देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो नहीं देखता कि फूल आ रहे हैं,
वो तुरंत स्प्रे करना शुरू कर देते हैं और ऐसे स्प्रे करते हैं जो एक्सपायरी डेट हो चुके होते हैं, वो जिनका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी ठेके पर आप दे रहे हैं, लीज पर किसी को दे रहे हैं अपना, तो पहले उसे पूछ लीजिए कौन सी दवा छिड़कने वाला है और हम लोगों से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम दवा बता देंगे। तो पहला छिड़काव आपको अभी करना है, लेकिन फूलों वाली अवस्था पे कोई छिड़काव नहीं करना है। दूसरा छिड़काव आपको मटर के दाने के बराबर हो जाए तभी करना है, नहीं तो क्या होगा, अक्सर आप लोग फूलों वाली अवस्था पे छिड़काव करते हैं, सारे फूल झड़ जाते हैं और उसका बाद क्या होता है, हॉपर बहुत तेजी से बढ़ता है तो फल कोई बैठ नहीं पाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, जैसा कि आपने बताया कि देखिए कई बार एक्सपायरी होने के बाद जो केमिकल्स है उनको स्प्रे कर देते थे, तो और भी बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ है और कई बार ध्यान नहीं दिया जाता, उससे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान दें अपनी फसल पर, और जो चीज़ें अभी तक आपकी नज़रों में नहीं थी, जिनके बारे में आपको ज्ञान नहीं था, वो भी अभी पूनम जी ने बता दी हमें। हमारे साथ कॉलर एक कॉल ले लेते हैं, फिर आपसे हम आगे बात बढ़ाते हैं। पूनम जी हमारे साथ शिवपुरी से हैं, ये यशवंत जी हैं जिन्होंने कॉल किया है। जी यशवंत जैन जी, बताइए क्या सवाल है। शिवपुरी मध्य प्रदेश से आप हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार साहब, हमारा क्या है, आमों के पुराने पेड़ हैं। जी हमारे आमों के पुराने पेड़ हैं जिनमें क्या फूल लगते हैं और फूल झड़ जाते हैं। तो उन फूलों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और दूसरा मैंने सवाल लिया। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हमें सतावर, ईसाबगोल और अश्वगंधा की खेती के लिए हमारे यहाँ किया जाता है, लेकिन होते नहीं है ढंग से। ठीक है, दोनों ही विषय से जुड़े आपके सवाल हैं। पहले आम पर हम ले लेते हैं। पूनम जी आप कुछ बात पूरी भी करना चाह रही थी, लेकिन इनका कॉल आ गया था। तो इनका ये मुझे लगता है जो पुराना बाग है, जो ट्रेडिशनल हमारी वेराइटीज होती थी, वही उसी का बाग है शायद इनका। तो जो मैं समझ गई सवाल इनका, समझ गई हूँ। आपका काफी पुराना पेड़ है, बगीचा है। तो पहला तो आप ध्यान रखिएगा कि खाद पानी का ध्यान रखें। लगता है बहुत सालों से आपने जो है उसको खाद पानी नहीं दिया है, तो जितने भी थाले हैं अपने बगीचे के वो साफ करा लें। और दूसरा जो दवा मैंने बताई थी, अभी आप अगर प्रोग्राम में सुन रहे हैं तो दवा का छिड़काव कर दीजिए अभी इसी समय, क्योंकि वो जब बौर के टाइम पे अगर आप छिड़काव करेंगे तो बौर सारी झड़ जाएगी। बौर तो बहुत अच्छी आती है लेकिन झड़ जाती है। जी एक बार फिर से दवा का नाम बता दीजिए। हाँ जी पूनम जी, दवा का नाम एक बार फिर से बता दें, हो सकता है ये भी हमारे साथ जुड़े हो। हाँ, थायोमिथॉक्सम नाम की एक दवा है, एक तारा के नाम से मिलती है। 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में आपको छिड़काव करना है। पर आप ध्यान रखिएगा कि साथ में आपको अपने पेड़ों का खाद पानी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि काफी पुराने हो चुके हैं और अगर घने बाग हो गए हैं तो आप उनकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर दीजिएगा, पर अभी नहीं, अक्टूबर नवंबर में करिएगा। अभी तो आप केवल एक दवा का छिड़काव कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक चीज ये बताना चाह रही थी, क्योंकि काशीपुर से जो कॉल आ रही थी ना, 24 फरवरी को हम अपने उत्तराखंड के सारे लोगों को बुला रहे हैं पंतनगर विश्वविद्यालय में, स्पेशली आम के लिए, और कि आम के फल को एक्सपोर्ट भी किया जा सके। क्योंकि जो हमारा अगला सवाल आता है वो कि फल तो हमारा लग गया, तो उसके हमारे को दाम नहीं मिल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बागवानों ने आम और लीची प्रोड्यूस की है, पैदा की है, उसको हम विदेशों तक पहुंचाएं। तो उसके लिए क्या हमने नीतियां अपनानी है, उसके लिए हम एक छोटा सा मीटिंग करने वाले हैं, और स्पेशली काशीपुर के और उधम सिंह नगर और ये हल्द्वानी और रामनगर के हम किसानों को आमंत्रित कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो मैं जोगिंदर सिंह को बताना चाहती थी कि वो भी हमारे यहाँ आ सकते हैं 24 फरवरी को, उनका पास ही में है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ के जितने भी किसान हैं, बागवान हैं, जिनके बाग हैं आम के, वो जो भी सुन रहे हैं उन तक आपकी बात पहुंच गई होगी और वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और अभी पूनम जी ने बताया भी किस तरीके से तमाम जानकारियां इस पूरे आयोजन में किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। और अशोक जी, दूसरा सवाल था, ये जानना चाहते कि इनके क्षेत्र में जो ये खेती करते हैं उसका उन्हें उस तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। एक कॉलर भी है, उनका हम साथ में सवाल भी ले लेते हैं। हेलो दीप प्रसाद जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मधुबनी बिहार से बात कर रहे हैं आप। जी बताएं, सवाल बताएं। हाँ लाइन पर हैं। दीपक प्रसाद, मधुबनी बिहार, देखिए तो ले ले। दीप जी सवाल बताइए। जी, अश्वगंधा की खेती अभी होगा कि नहीं हमारे यहाँ, और किस टाइम में होता है इसका खेती? ठीक है, आपका भी सवाल हमने ले लिया और हमारे जो पहले वाले दर्शक थे उनका भी सवाल औषधीय पौधों से जुड़ा हुआ था।
तो अभी अपने 2 किसान भाइयों ने सवाल पूछे हैं, एक शिवपुरी मध्य प्रदेश से, दूसरे मधुबनी बिहार से। दोनों का करीब करीब जो सवाल है एक जैसा ही है। जैसा कि शिवपुरी वाले किसान भाई ने बताया कि उनके यहाँ ईशबगोल और अश्वगंधा हाँ। और शतावरी लगा रहे हैं, हाँ। तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उस तरह से फसल नहीं हो पा रही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईशबगोल के लिए शिवपुरी ज़्यादा ठीक जगह नहीं, क्योंकि ईशबगोल के लिए एक तो थोड़ी बलुई मिट्टी चाहिए, दूसरा ड्राइनेस उसमें एरिड एरिया में एरिड एरिया चाहिए उसके पकते समय, दूसरा थोड़ी ठंड ज़्यादा चाहिए। लेकिन आप अपने यहाँ शतावरी लगा सकते हैं, जैसा कि मेरे दूसरे पंतनगर के वैज्ञानिक ने बताया कि आप इसको, ये जो शतावरी है साइड लविंग प्लांट है, वह छाया वाली जगह पे हो सकता है। तो आप किसी भी जगह जहाँ आपका कुछ थोड़ा बहुत ऑर्चर्ड है उसमें उसके बीच में लगा सकते हैं। और शतावरी ऐसा पौधा है जो कि थोड़ा सा उसके लिए मिट्टी बलुई हो, थोड़ा सा उसमें अगर थोड़े से कंकड़ पत्थर है उसमें भी आ जाता है, तो इसमें कोई दो राह नहीं कि शतावरी आपके यहाँ हो सकती है। अब हम बात करते हैं मधुबनी बिहार से किसान के लिए। तो किसान भाई, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मधुबनी बिहार में अश्वगंधा थोड़ा सा उसके लिए और ड्राई चाहिए और थोड़ा शुष्क चाहिए। दूसरा, आपके अगर मिट्टी बलुई है तो आप उसमें अश्वगंधा लगा सकते हैं, लेकिन उसके लगाने का समय इस समय नहीं लगाते हैं। इसका लगाने का सही समय है, इसको हम जुलाई अगस्त में खरीफ क्रॉप है, जुलाई में बोते हैं और इसको फिर उसकी जब जड़ बनती है उस समय उसको निकाल लेते हैं। तो इसको जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए। जी जी जी, ठीक है। इसी के साथ ही हमें एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। अभी थोड़ा समय ज़रूर बचा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल हम कार्यक्रम में शामिल करें। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर हमें कॉल करें। आज का विषय आप समझ गए होंगे। आज हम बात करें आम, लीची के और साथ ही औषधीय पौधों की खेती के बारे में। 2 टोल फ्री नंबर हम स्क्रीन पर फ्लैश करें, यहाँ से नोट करें, हमें कॉल करें। और 2 सवाल हमारे पास आए हैं हमारे कॉल सेंटर नंबर पर। ये कमलेश यादव है मध्य प्रदेश से। इनका कहना है हमने 1 बीघा में अश्वगंधा की फसल लगाई है जो कि लगभग 3 महीने की हो गई है, लेकिन इसकी बढ़वार नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए, क्या करें? सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में आप किस जिले से हैं वो थोड़ा बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी नहीं, ये जिला तो इन्होंने नहीं लिखा हुआ। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अश्वगंधा के लिए एक बलुई मिट्टी चाहिए, दूसरा उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और इसके बुआई का सही समय जुलाई अगस्त में, खरीफ क्रॉप है, जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए, जिससे कि इसकी बढ़वार बरसात के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और उसके बाद फिर इसमें जड़ पड़नी शुरू हो जाती है। इस समय तो ये तो हार्वेस्ट हो चुका होगा, लेकिन इसको सही अगर समय पे आप लगाएंगे, बलुई मिट्टी होगी। दूसरा, इसकी जड़ को उपयोग में करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप FYM या कंपोस्ट और जो कि अपना नेचुरल फॉर्म्स फर्टिलाइजर के हैं उन्हीं को आप प्रयोग करें तो ये इसमें कोई दो रानी, इसमें अच्छी पैदावार होगी, जड़ की क्वालिटी अच्छी आएगी और जड़ की गुणवत्ता भी आपको अच्छी मिलेगी। जी, एक और हमारे साथ मतलब एक और मेल आया है हमारे पास कि श्याम कुमार है उत्तर प्रदेश से। इनका आम पर सवाल है। पूनम जी, इनका कहना है कि आम में बहुत जल्दी आ गई है, सूख जाता है, फल भी नहीं आता, क्या करें? बहुत जल्दी आने के बाद सूख भी जाता है और फिर फल आने की समस्या होती है। ये श्याम जी हैं उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक, जिन्होंने कॉल सेंटर नंबर पर अपना सवाल रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, तो लेकिन पहले तो थोड़ा सा जानकारी हो जाती ना कि पेड़ की उम्र कितनी है और कौन सी वैरायटी है और फल कह रहे हैं फूल आते हैं और सूख जाते हैं, इसका मतलब है कि चेपा लगा है। अच्छा, ये ज्यादा डिटेल तो पूनम जी नहीं इसमें। इनका बस यही कहना है कि आम में बहुत जल्दी आ गया है और सूख जाता है, फल भी नहीं आते, क्या करें? नहीं, तो इसका मतलब है कि आप सबसे देखिए, एक चीज मैं जनरल बताना चाहूंगी कि कोई भी फल हो, आम और लीची स्पेशली, 1 साल में 1 बार फल देते हैं। तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हमने फलों की तुड़ाई तो कर ली लेकिन पेड़ के खाद पानी पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तो पहला मतलब ये कि जब भी फल आए तो उनकी आप खाद पानी की व्यवस्था पूरी करें। दूसरा, जब फूल आने वाली अवस्था होती है और वो झड़ जाते हैं तो अक्सर जो किसान है वो ये गलती करते हैं कि फूलों वाली अवस्था में छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। और समय से पहले जो बात की कि समय से पहले जो फूल आ रहे हैं तो वो तो ये है कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, इस साल तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी कभी किसी साल में तापमान अचानक पहले बढ़ जाता है। अगर जनवरी फरवरी में पहले ही तापमान ज्यादा हो गया तो फूल आएंगे, वो झड़ जाएंगे। तो उसके रोकने के लिए आप एक प्लेक्टोब्यूटेरॉल नाम की दवा है, उसका 2% जब घोल बना के छिड़काव करेंगे तो फूल झड़ेगा नहीं और फल बैठेगा। ये आपको फूलों की हानि की अवस्था से पहले करना है। तो ये अगर छिड़काव करेंगे तो आप सही सलामत रहेंगे। मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगी कि किसी भी फल पर कीटनाशी की दवा का फलों पर नहीं करना चाहिए क्योंकि फल हम कच्चे खाते हैं और
में अगर रेजिड्यू आ गया तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी को भी, क्योंकि हमारी सरकार प्रधानमंत्री का भी कहना है कि भाई हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, आमदनी बढ़ानी चाहिए, पर हम लगातार छिड़काव करेंगे तो कहीं ना कहीं फलों में वो जहर आ जाएगा। हम अपने को जो भी चीज खिलाएंगे वही हम खा रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने फलों को सुरक्षित रखें तो अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखेंगे। जी बिल्कुल, फल सुरक्षित रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। देखिए, क्योंकि हम फल को हम ही उसका सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान ये एक जिम्मेदारी भी होती है पर्यावरण के प्रति भी और समाज के प्रति भी। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। और अशोक जी, आप भी स्टूडियो में आए और औषधीय पौधों पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल तो इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती की तैयारी, और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो वो किसान जिन्होंने सरसों की फसल ली है, उस सरसों की फसल में कीट व रोग नियंत्रण कैसे वो करें। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता आप नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, लॉगिन करें, उसके बाद सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, फॉलो करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने सवाल हम तक रिकॉर्ड करके भी पहुंचा सकते हैं। हमारा कॉल सेंटर नंबर है हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अंत में एक जानकारी और आपको दे दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे स्कैन करें, जो कि आपको सीधे जोड़ देगा हमारे YouTube चैनल से, हमारे हेलो किसान कार्यक्रम से। और इसके साथ ही आप डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम, हमारे पुराने एपिसोड भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।